शहर की पॉश कॉलोनी गोल्डन हाइट्स के बाहर कचरे के ढेर पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही एक साया हिलने लगता था। वह था आर्यन। उम्र करीब 22 साल, लेकिन चेहरे पर छाई थकान और धूल उसे समय से पहले बड़ा दिखाती थी। फटे हुए कुर्ते की आस्तीन से अपनी पसीने वाली पेशानी पोंछते हुए उसने अपने कंधे पर प्लास्टिक का भारी बोरा टांगा। आर्यन के लिए यह बोरा सिर्फ कचरा ढोने का साधन नहीं था, यह उसकी आजीविका और उसकी छिपी हुई पहचान का एक हिस्सा था। लोग उसे कचरा वाला कहकर बुलाते थे। कोई उसे देखते ही अपनी नाक सिकोड़ लेता, तो कोई अपनी महंगी गाड़ी का शीशा चढ़ा लेता ताकि बाहर की सड़न अंदर न आ सके। अपमान का एक सामान्य दिन। उस सुबह आर्यन शहर के सबसे प्रतिष्ठित ग्लोबल एलायंस बैंक के मुख्य द्वार के पास खड़ा था। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं, जैसे वह जमीन पर गिरे हुए सिक्कों को नहीं, बल्कि समाज के गिरे हुए व्यवहार को पढ़ रहा हो। बैंक के बाहर खड़ी गार्ड की टुकड़ी ने उसे देखते ही टोका। ओए, पीछे हट, यहाँ साहब लोग आते हैं, तेरी बदबू से बैंक का माहौल खराब हो रहा है, गार्ड ने अपनी लाठी थकाते हुए कहा। आर्यन कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप किनारे खड़ा रहा। उसे इंतजार था। वह पिछले 3 सालों से हर दिन यहाँ आता था, कचरा चुनता था, लेकिन उसका असली ध्यान बैंक के अंदर होने वाली हलचलों पर रहता था। वह दूर से उन निवेशकों को देखता जो सूट बूट पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते थे। वह उनकी बातचीत के अंश सुनता, मार्केट क्रैश, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। लोगों को लगता था कि वह एक अनपढ़ लड़का है जो सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि आर्यन के फटे हुए थैले में कचरे के नीचे कुछ पुरानी फटी हुई इकोनॉमिक्स की किताबें और बिजनेस अखबार होते थे, जिन्हें वह रद्दी के भाव खरीदता या कूड़े से निकालता था। एक अनकहा संकल्प। आर्यन की झोपड़ी शहर के किनारे एक गंदी बस्ती में थी। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक ढिबरी जलती थी। उसी रोशनी में वह देर रात तक कंपाउंड इंटरेस्ट और एसेट एलोकेशन के सिद्धांतों को अपनी फटी हुई डायरी में नोट करता था। उसने खुद को शिक्षित किया था, इंटरनेट कैफ़े के बाहर खड़े होकर मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर यूट्यूब से फाइनेंस की बारीकियां सीखी थीं। उसके पास डिग्री नहीं थी, पर दृष्टि विजन थी। उसके पास विरासत नहीं थी, पर विरासत बनाने का अटूट धैर्य था। बैंक के अंदर का हंगामा। उस दिन बैंक के अंदर कुछ बड़ा होने वाला था। बैंक की साख दांव पर थी, क्योंकि एक बड़ा घोटाला सामने आया था और बैंक को तत्काल 500 करोड़ के निवेश की जरूरत थी ताकि वह दिवालिया होने से बच सके। बड़े बड़े निवेशक पीछे हट रहे थे। बोर्ड मीटिंग में तनाव का माहौल था। ठीक उसी समय फटे कपड़ों में लिपटा आर्यन बैंक के कांच के दरवाजे के पास पहुंचा। उसके हाथ में वही गंदा बोरा था। गार्ड उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन आर्यन ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ लेकिन साफ कागज निकाला। मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। आर्यन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। आसपास खड़े रईस लोग हंसने लगे। एक सूट पहने हुए निवेशक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो भाई, बैंक की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब ये कचरा बीनने वाला अपनी चिल्लर जमा करने आया है। दूसरे ने ठहाका लगाया, क्या तुम्हारी औकात है कि तुम इस बैंक की दहलीज लांघो? क्या तुम जानते भी हो कि 500 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? आर्यन ने अपना सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में वह चमक दिखी जो किसी शांत समुद्र में आने वाले तूफान से पहले होती है। उसने उन निवेशकों की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, औकात कपड़ों से नहीं, आंकड़ों से नापी जाती है साहब। और जहां तक बात 500 करोड़ की है, तो इस बैंक को बचाने का रास्ता इसी बोरे के अंदर है। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। गार्ड उसे धक्का देकर बाहर निकालने ही वाला था कि तभी बैंक के जनरल मैनेजर मिस्टर खन्ना अपने केबिन से बाहर निकले। उन्होंने आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें बेचैन कर गया। मिस्टर खन्ना ने कड़क आवाज में कहा, रुको, इसे अंदर आने दो। लोग हैरान थे। एक गंदा बदबूदार लड़का जिसके कंधे पर फटा हुआ बोरा था, वह उस बैंक के आलीशान कालीन पर कदम रख रहा था जहां करोड़पतियों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। जैसे ही आर्यन मैनेजर के केबिन में घुसा, पीछे से हंसी के फव्वारे छूटे। पागल हो गया है मैनेजर भी, इस भिखारी से क्या बात करेगा? लेकिन केबिन के अंदर आर्यन ने अपना बोरा मेज पर रखा। मेज पर धूल जम गई, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक विजेता का आत्मविश्वास था। उसने बोरे से पैसे नहीं निकाले, उसने कुछ ऐसा निकाला जिसने मिस्टर खन्ना के होश उड़ा दिए। मिस्टर खन्ना के आलीशान ओकवुड डेस्क पर वह बोरा भारी आवाज के साथ गिरा। बैंक के बाहर अब भी हंसी मजाक का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन केबिन के अंदर एक रहस्यमयी सन्नाटा था। खन्ना साहब ने अपनी महंगी चश्मा ठीक की और घृणा और उत्सुकता के मिले जुले भाव से बोरे की तरफ देखा। यह क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो मेरा 1 मिनट कितना कीमती है? खन्ना चिल्लाए। आर्यन ने बिना विचलित हुए बोरे की रस्सी खोली। उसने अंदर से नोटों की गड्डियां नहीं निकाली, जैसा कि खन्ना उम्मीद कर रहे थे। उसने निकाली हजारों फाइलें, रसीदें, पुराने बहीखाते और कटे फटे दस्तावेजों का एक अंबार। साहब, आप 500 करोड़ की भीख मांग रहे हैं उन निवेशकों से जो आपकी डूबती नया को और डुबाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी अपने कचरे की तरफ नहीं देखा, आर्यन ने शांत स्वर में कहा।
कचरे में छिपा सच। मिस्टर खन्ना हतप्रभ थे। ये क्या कूड़ा उठा लाए हो? आर्यन ने एक फाइल खोलकर उनके सामने रखी। ये कूड़ा नहीं है साहब, ये पिछले 10 सालों के वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और डोरमेंट अकाउंट्स की लिस्ट है जिन्हें आपके बैंक ने डेड लॉस्ट मानकर रद्दी में फेंक दिया था। मैंने पिछले 3 साल इस शहर की हर रद्दी की दुकान और आपके बैंक के पीछे वाले डंपयार्ड में बिताए हैं। आर्यन ने तेजी से कागज पलटना शुरू किया। देखिए, 1992 का वो लैंड एग्रीमेंट जिसकी ओरिजिनल कॉपी आपके रिकॉर्ड से गायब थी। इसकी वजह से आपका 150 करोड़ का प्रोजेक्ट कोर्ट में अटका है। ये रही उसकी असली कॉपी। और ये देखिए उन 40 बड़ी कंपनियों के डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स के सबूत जिन्होंने बैंक के साथ सांठगांठ करके खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, लेकिन उनके बेनामी ट्रांजैक्शन के सबूत इस कचरे में दबे थे। खन्ना साहब के माथे पर पसीना आने लगा। जो लड़का उनके सामने फटा कुर्ता पहने खड़ा था वह कोई मामूली कचरा बीनने वाला नहीं था। वह एक डेटा डिटेक्टिव था। रणनीति का पहला दांव। तुम कहना चाहते हो कि इन कागजों से 500 करोड़ आ जाएंगे? खन्ना ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं साहब, आर्यन मुस्कुराया। इन कागजों से वह लीवरेज आएगा जिससे आप उन डिफॉल्टर्स को मजबूर कर पाएंगे कि वे अगले 24 घंटों के भीतर अपना बकाया चुकाएं। और बाकी के 200 करोड़ के लिए मैंने एक ऐसा एसेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार किया है जो आपके बैंक की बेकार पड़ी जमीनों को ग्रीन एनर्जी हब में बदल देगा। सरकार इसके लिए ग्रांट देने को तैयार है, बस प्रस्ताव सही तरीके से नहीं भेजा गया था। आर्यन ने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स मेज पर फैला दिए। उनमें जटिल गणितीय गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थीं, ग्राफ थे और मार्केट एनालिसिस था। ये किसी हार्वर्ड ग्रेजुएट के प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा सटीक था। बाहर का तूफान। तभी केबिन का दरवाजा धड़ाक से खुला। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक मिस्टर सिंघानिया अंदर घुसे। उनके पीछे वही रईस लोग थे जो बाहर आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। खन्ना, यह क्या तमाशा है? इस भिखारी के साथ तुम क्या गुफ्तगू कर रहे हो? बाहर मीडिया आ चुकी है, वे पूछ रहे हैं कि बैंक कल खुलेगा या नहीं, और तुम इस लड़के के साथ कचरा खेल रहे हो। सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा। सिंघानिया ने घृणा से आर्यन की ओर देखा और उसके हाथ से एक फाइल छीनकर जमीन पर फेंक दी। निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। आर्यन झुका, उसने बड़े धैर्य से उस फाइल को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, मिस्टर सिंघानिया, इस फाइल के पेज नंबर 42 पर आपकी शैल कंपनी का जिक्र है जिसने इस बैंक से 80 करोड़ का लोन लिया और कभी वापस नहीं किया। अगर मैं यहाँ से गया तो यह फाइल सीधे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास जाएगी। फिर पुलिस मुझे नहीं, आपको लेने आएगी। पूरे कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। सिंघानिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जो लोग हंस रहे थे उनके चेहरे के रंग उड़ गए। एक नई शुरुआत की शर्त। आर्यन ने मिस्टर खन्ना की ओर मुड़कर कहा, मेरे पास इस बैंक को बचाने की पूरी रणनीति है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, मुझे इस बैंक का स्पेशल स्ट्रैटेजी एडवाइज़र नियुक्त किया जाए, भले ही मेरे पास डिग्री ना हो। दूसरी, बैंक के बाहर जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वे अगले 1 हफ्ते तक हर सुबह इस शहर की गरीब बस्तियों में जाकर सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगे। तीसरी, मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो सम्मान चाहिए जो आपने मुझसे और मेरे जैसे हजारों लोगों से छीना है। मिस्टर खन्ना ने एक लंबी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि यह लड़का कचरा बीनने वाला नहीं, बल्कि कोयले की खान में दबा वो हीरा है जिसकी चमक पूरी दुनिया को चौंधियाने वाली है। मंजूर है, खन्ना ने कहा, लेकिन खेल अभी शुरू ही हुआ था। सिंघानिया जैसे ताकतवर लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जैसे ही आर्यन बैंक से बाहर निकला, काली गाड़ियों का एक काफिला उसका पीछा करने लगा। जैसे ही आर्यन बैंक के एयर कंडीशनड हॉल से बाहर निकला, तपती दोपहर की लू ने उसका स्वागत किया। उसके कंधे पर अब भी वही फटा हुआ बोरा था, लेकिन अब उसमें कचरा नहीं बल्कि बैंक की किस्मत बदलने वाले दस्तावेज थे। बैंक के बाहर खड़ी भीड़ उसे अचरज से देख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर ने उसे धक्का देकर बाहर निकालने के बजाय सम्मान के साथ दरवाजे तक क्यों छोड़ा। लेकिन आर्यन के पास इन सवालों का जवाब देने का समय नहीं था। उसे पता था कि उसने शहर के सबसे रसूखदार इंसान मिस्टर सिंघानिया के साम्राज्य की नींव हिला दी है, और घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। काली परछाइयों का पीछा। आर्यन मुख्य सड़क पर तेजी से चलने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, 3 काली एसयूवी गाड़ियां धीमी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थीं। उनके शीशे काले थे, लेकिन उनमें बैठा खतरा साफ महसूस किया जा सकता था। उसने एक पतली गली की ओर रुख किया। यह इलाका उसका अपना था, तंग गलियां, सड़ांध मारते नाले और गरीबी की वो भूल भुलैया जहां बड़े घरों की गाड़ियां नहीं घुस सकती थीं। पकड़ो उसे, उसके पास वो फाइल नहीं रहनी चाहिए। पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। 3 नकाबपोश आदमी गाड़ियों से उतरकर गली में दौड़े। आर्यन ने दौड़ना शुरू किया। उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं, लेकिन उन सड़कों का चप्पा चप्पा उसका दोस्त था।
वह एक कूड़े के बड़े कंटेनर के पीछे छुपा, फिर एक जर्जर इमारत की छत पर चढ़ गया। बुद्धि का प्रहार। पीछा करने वाले गुंडे गली के मोड़ पर रुक गए। कहाँ गया वो चूहा? उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। ऊपर छत से आर्यन उन्हें देख रहा था। उसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, लेकिन उसके पास प्रेशर पॉइंट्स की जानकारी थी। उसने छत पर रखे पुराने लोहे के पाइपों को एक निश्चित कोण पर धक्का दिया। पाइप नीचे गिरे, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नीचे खड़ी एक लावारिस ठेला गाड़ी से टकराकर उसे ढलान पर दौड़ाने के लिए। ठेला तेजी से गुंडों की ओर बढ़ा और गली का रास्ता जाम हो गया। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आर्यन दूसरी तरफ की झुग्गी में कूद गया। एक गुप्त ठिकाना और एक पुरानी डायरी। आर्यन अपनी बस्ती के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां एक अंधी बुढ़िया रहती थी जिसे सब काकी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि आर्यन ने पिछले 2 सालों से अपनी पढ़ाई के नोट्स और सबसे कीमती दस्तावेज काकी की टूटी हुई खटिया के नीचे एक लोहे के बक्से में छुपा रखे थे। उसने बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी डायरी थी, द डार्क लेजर। इसमें उन सभी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा था जो कचरे में मिली अधजली फाइलों से उसने तैयार किया था। बेटा, आज तेरी आंखों में डर नहीं, जीत की आग है, काकी ने अपनी बिना रोशनी वाली आंखों से जैसे उसका चेहरा पढ़ लिया। काकी, आज यह आग या तो इस शहर की गंदगी जला देगी या मुझे भस्म कर देगी, आर्यन ने डायरी सीने से लगाते हुए कहा। रणनीति का दूसरा चरण, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। आर्यन जानता था कि वह अकेला सिंघानिया से शारीरिक रूप से नहीं लड़ सकता। उसे सिस्टम का इस्तेमाल करना था। वह पास के एक छोटे से साइबर कैफे में पहुंचा। कैफे का मालिक छोटू उसे जानता था। छोटू, मुझे 1 घंटे के लिए सबसे पीछे वाला कंप्यूटर चाहिए और कोई अंदर नहीं आना चाहिए, आर्यन ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने वे तमाम सबूत स्कैन किए। उसने सीधे पुलिस को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सिंघानिया की पहुंच कहां तक है। उसने एक इनक्रिप्शन कोड तैयार किया और उन फाइलों को शहर के सबसे ईमानदार लेकिन सस्पेंडेड इनकम टैक्स ऑफिसर विजय राणे को ईमेल कर दिया। ईमेल का विषय था 500 करोड़ का सच कचरे के ढेर से। मिस्टर खन्ना का बदलता हृदय। उधर बैंक में मिस्टर खन्ना अपनी कुर्सी पर बैठे पसीने पोंछ रहे थे। उनके पास बोर्ड मीटिंग के लिए सिर्फ 18 घंटे बचे थे। अगर कल सुबह 10 बजे तक निवेश की घोषणा नहीं हुई तो बैंक सील हो जाएगा। तभी उनके निजी फ़ोन पर एक मैसेज आया। यह आर्यन था। खन्ना साहब, हिम्मत मत हारिए। कल सुबह 9 बजे आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। मैं आऊँगा और मेरे साथ वो 500 करोड़ भी आएंगे जो आपके बैंक से चोरी हुए थे। बस एक बात याद रखिएगा, अपने गार्ड्स को कह दीजिए कि कल मुझे गेट पर न रोकें। रात का सन्नाटा और बढ़ता खतरा। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। उसे पता था कि सिंघानिया के आदमी उसे ढूंढ रहे होंगे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए कई जूतों की आहट सुनाई दी। झुग्गियों के बाहर गाड़ियां रुकीं। इस बार वे छुप कर नहीं आए थे, वे बंदूकों के साथ आए थे। सिंघानिया खुद गाड़ी से उतरा। उसने अपनी महंगी सिगार सुलगाए और आर्यन की झोपड़ी की ओर इशारा किया। उस लड़के को उठाओ, और अगर वह मना करे तो पूरी बस्ती को राख कर दो। आर्यन खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर नहीं किए। वह अपनी झोपड़ी से बाहर आया, हाथ में वही पुरानी डायरी लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बस्ती के सन्नाटे में बंदूकों की कॉकिंग की आवाज़ किसी बिजली के कड़कने जैसी सुनाई दी। सिंघानिया की आंखों में सत्ता का मद था और आर्यन की आंखों में सत्य का तेज। चारों तरफ से घेरे जाने के बावजूद आर्यन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। बहुत बहादुरी दिखा ली तुमने, लड़के, सिंघानिया ने धुआं छोड़ते हुए कहा। अब वो डायरी मेरे हवाले करो और चुपचाप शहर छोड़ दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें जीवन भर कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन थोड़ा आगे बढ़ा। सिंघानिया साहब, आपने जीवन भर लोगों की कीमत लगाई है, इसलिए आपको हर कोई बिकाऊ लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि कूड़ा बीनने वाले की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सिंघानिया हंसा। क्या? गंदगी में रहने की आदत? नहीं, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। उसकी ताकत यह है कि वह जानता है कि किस कचरे को जलाना है और किसे रिसाइकल करना है। आपके पाप अब रिसाइकल करने लायक नहीं रहे, उन्हें जलना ही होगा। घातक हमला और अप्रत्याशित मोड़। सिंघानिया का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने मुख्य अंगरक्षक को इशारा किया। जैसे ही वह भारी भरकम आदमी आर्यन की ओर झपटा, बस्ती की अंधेरी गलियों से अचानक सीटियों की आवाजें आने लगीं। एक एक करके 125 से ज्यादा लोग, कचरा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी वाले, अपने हाथों में डंडे, मशालें और लोहे के पाइप लिए बाहर निकल आए। उन्होंने सिंघानिया की महंगी गाड़ियों को घेर लिया। ये अदृश्य समाज की संगठित शक्ति थी जिसे सिंघानिया ने कभी गिना ही नहीं था। अगर इस लड़के को हाथ भी लगाया तो आपकी ये गाड़ियां यहां से साबुत बाहर नहीं जाएंगी, एक बुजुर्ग मजदूर ने गरज कर कहा। सिंघानिया घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कचरे वाले के लिए पूरी बस्ती जान दांव पर लगा देगी। तुम लोग एक अपराधी को बचा रहे हो, सिंघानिया चिल्लाया। अपराधी वो नहीं,
जो फटे कपड़ों में है, आर्यन ने भीड़ को चीरते हुए कहा। अपराधी वो है जिसने इस शहर के हजारों गरीबों की बचत के पैसे से अपनी कोठियां बनाई हैं। विजय राणे का आगमन। उसी पल पुलिस के सायरन की गूंज सुनाई दी। सिंघानिया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान लौटी। देखो, पुलिस आ गई। अब तुम और तुम्हारी ये भीड़ जेल के अंदर होगे। लेकिन गाड़ियों से जो अधिकारी उतरा, उसे देखकर सिंघानिया के हाथ से सिगार गिर गई। वह विजय राणे थे, वही ईमानदार ऑफिसर जिन्हें सिंघानिया ने अपने रसूख से सस्पेंड करवाया था। लेकिन राणे के पास अब विजिलेंस डिपार्टमेंट का नया वारंट था। मिस्टर सिंघानिया, आर्यन ने जो डिजिटल सबूत भेजे थे, उनके आधार पर हाईकोर्ट ने रात के 12 बजे स्पेशल वारंट जारी किया है। आपकी उन 3 बेनामी संपत्तियों पर छापेमारी शुरू हो चुकी है जिनका रिकॉर्ड इस लड़के ने ढूंढ निकाला था, राणे ने कड़क आवाज में कहा। सिंघानिया को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे जेल भेजकर भी तुम बैंक नहीं बचा पाओगे। 500 करोड़ की लिक्विडिटी कहाँ से लाओगे? कल सुबह 10 बजे बैंक बंद होगा और तुम्हारी ये जीत राख में बदल जाएगी। अंतिम रात की रणनीति। सिंघानिया की बात सच थी। गिरफ्तारी से बैंक की साख और गिर सकती थी। लोग डर के मारे अपना बचा कुचा पैसा भी निकालने दौड़ पड़ते। आर्यन के पास अब सिर्फ 7 घंटे बचे थे। वह विजय राणे के साथ उनके दफ्तर पहुंचा। सर, हमें सिर्फ रिकवरी नहीं करनी, हमें लोगों का भरोसा जीतना है, आर्यन ने कहा। उसने राणे को एक पुरानी फाइल दिखाई। यह उन छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स की लिस्ट थी जिन्हें बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था, जबकि उनके पास बेहतरीन कोलैटरल था। हम इन लोगों को रातों रात एक मंच पर लाएंगे। हम बैंक को एक कम्युनिटी ओन्ड बैंक की तरह पेश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे इंसान की गारंटी चाहिए जिस पर पूरा शहर भरोसा करे। आर्यन की नज़रें राणे पर टिकी थीं। सुबह का सूरज और बैंक का गेट। अगली सुबह बैंक के बाहर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अफवाह थी कि बैंक दिवालिया हो गया है। लोग पत्थरबाजी करने पर उतारू थे। मिस्टर खन्ना अंदर पसीने से तरबतर थे। ठीक 9:30 बजे एक खुली जीप भीड़ के बीच से गुजरी। उस पर आर्यन खड़ा था, वही फटा कुर्ता, लेकिन आज उसके हाथ में एक बड़ा तिरंगा और एक लाउडस्पीकर था। भीड़ ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू किया, ये वही कचरा वाला है, इसने बैंक को डुबोया है। आर्यन ने माइक संभाला। उसकी आवाज़ में वो खिंचाव था जिसने हजारों की भीड़ को चुप करा दिया। भाइयों और बहनों, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई उन लोगों के डर से निकालना चाहते हैं जो खुद जेल में हैं? या आप उस बैंक का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके मालिक अब आप होंगे? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। तभी आर्यन ने वह धमाका किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बैंक के बाहर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। लोग चिल्ला रहे थे, हमारा पैसा वापस करो और मैनेजर को बाहर निकालो। गार्ड्स ने लोहे का गेट बंद कर रखा था, जिसे गुस्साई भीड़ उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्यन की बुलंद आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से गूंजी, रुक जाए, क्या आप जानते हैं कि आप आज अपना पैसा नहीं बल्कि अपनी ताकत बेच रहे हैं? आर्यन के शब्दों में एक ठहराव था जिसने लोगों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रांतिकारी प्रस्ताव। आर्यन ने जीप के ऊपर से चिल्लाकर कहा, मिस्टर सिंघानिया जेल जा चुके हैं। जो 500 करोड़ का गड्ढा उन्होंने किया था, उसकी भरपाई उनकी जब्त की गई बेनामी संपत्तियों से होगी। लेकिन उसमें समय लगेगा। क्या तब तक आप इस बैंक को मरते हुए देखना चाहते हैं? भीड़ से आवाज आई, तो हम क्या करें? हमारा घर कैसे चलेगा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक फाइल ऊपर उठाई। आज इस बैंक के इतिहास में पहली बार पीपल्स इक्विटी मॉडल लॉन्च हो रहा है। मिस्टर खन्ना और बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बैंक के उन शेयरों को जो सिंघानिया जैसे भ्रष्ट लोगों के पास थे, अब आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आप अपने जमा पैसों को शेयर्स में बदल सकते हैं। आप ग्राहक नहीं, इस बैंक के मालिक बनेंगे। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। आर्यन ने अपनी गणनाओं से दिखाया था कि अगर शहर का हर छोटा व्यापारी और खाताधारक अपने डिपॉजिट का केवल 20% हिस्सा इक्विटी में बदल दे तो बैंक के पास तत्काल 300 करोड़ की पूंजी जमा हो जाएगी। संदेह का अंत। हम एक कचरा बीनने वाले की बात पर यकीन क्यों करें? एक धनी व्यापारी ने भीड़ के पीछे से चिल्लाया। तभी बैंक का गेट खुला। मिस्टर खन्ना बाहर निकले। उनके साथ शहर के जाने माने समाजसेवी और पूर्व अधिकारी विजय राणे भी थे। खन्ना साहब ने माइक लिया और भारी आवाज में कहा, ये लड़का जिसे आप कचरा बीनने वाला कह रहे हैं, इसने पिछले 24 घंटों में वह कर दिखाया जो हमारे बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कर पाए। इसने बैंक की चोरी हुई 200 करोड़ की संपत्तियों का सुराग दिया है। मैं, इस बैंक का जनरल मैनेजर, आज सार्वजनिक रूप से आर्यन से माफ़ी मांगता हूं और इसकी योजना पर अपनी मुहर लगाता हूं। मिस्टर खन्ना ने झुककर आर्यन के सामने हाथ जोड़े। ये दृश्य देखकर पूरी भीड़ सन रह गई। जो लोग कल तक आर्यन को ठुकरा रहे थे, आज वे उसकी बुद्धिमत्ता के कायल हो रहे थे। आधी रात की वो गुप्त मीटिंग। दरअसल पिछली रात आर्यन ने सिर्फ पुलिस की मदद नहीं ली थी, उसने शहर के मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ एक गुप्त मीटिंग की थी।
उसने उन्हें समझाया था कि अगर बैंक डूबा तो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, छोटे लोन बंद हो जाएंगे और ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। आर्यन ने उन्हें एक डेटा दिखाया था, अगर आप आज बैंक को सहारा देते हैं तो कल यही बैंक आपको प्रायोरिटी सेक्टर के तहत सबसे कम ब्याज पर लोन देगा। व्यापारियों को ये सौदा मुनाफे का लगा। अदृश्य बाधा, एक नई साजिश। जैसे ही बैंक के अंदर लोग शांति से फॉर्म भरने लगे और निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्यन बैंक के पिछले हिस्से में गया। वहां उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग बैंक के सर्वर रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंघानिया भले ही जेल में था, लेकिन उसके वफादार गुर्गे और बैंक के अंदर मौजूद कुछ काली भीड़ें अब भी सक्रिय थीं। वे जानते थे कि अगर डिजिटल रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाएं, तो आर्यन के सारे सबूत बेकार हो जाएंगे। आर्यन ने उनका पीछा किया। सर्वर रूम के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बैंक का मुख्य आईटी ऑफिसर, जो सिंघानिया का करीबी था, सिस्टम में वायरस डालने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, आर्यन चिल्लाया। आईटी ऑफिसर मुड़ा, उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। तुम बहुत देर कर चुके हो, कचरे वाले। अगले 2 मिनट में इस बैंक का सारा डेटा राख हो जाएगा। न रहेगा रिकॉर्ड, न मिलेगी रिकवरी। उसने एंटर बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन और सर्वर के बीच की दूरी काफ़ी थी। अगर डेटा गया तो 500 करोड़ का हिसाब कभी नहीं मिल पाता और जनता का भरोसा टूट जाता। धैर्य की पराकाष्ठा। आर्यन भागा नहीं, वह स्थिर खड़ा रहा। बटन दबाओ, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। आईटी ऑफिसर ठिठक गया। क्या? दबाओ बटन, पर याद रखना, जो पेनड्राइव तुम्हारे हाथ में है उसे मैंने सुबह ही बदल दिया था। उसमें तुम्हारा वायरस नहीं, बल्कि तुम्हारे और सिंघानिया के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो अब सीधे पुलिस हेडक्वार्टर में अपलोड हो रही है। जैसे ही तुम बटन दबाओगे, अपलोड पूरा हो जाएगा। ऑफिसर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन ने ये कब किया। क्या वह वाकई इतना आगे की सोच रहा था? सर्वर रूम की धुंधली नीली रोशनी में आईटी ऑफिसर के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसका हाथ एंटर बटन पर थका हुआ था। आर्यन की शांत आंखों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई वह इस कचरे वाले से हार चुका है। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी जेब से पेनड्राइव कोई नहीं बदल सकता, ऑफिसर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ में वह आत्मविश्वास नहीं था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। याद करो सुबह का वो वक्त जब तुम बैंक के कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे थे और एक लड़का तुमसे टकराया था। तुमने उसे झिड़का था क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। वह लड़का मेरा छोटा भाई जैसा है। जिसे तुम कूड़ा समझते हो, वही हमारी सबसे बड़ी जासूसी टीम है। हमने सिर्फ कागज़ नहीं चुने साहब, हमने हर उस इंसान पर नज़र रखी है जो इस बैंक की जड़ें खोद रहा था। ऑफिसर ने कांपते हाथों से पेनड्राइव निकाली। उस पर एक छोटा सा निशान था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। वह टूटकर घुटनों के बल बैठ गया। आर्यन ने धीरे से उसके हाथ से पेनड्राइव ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। डेटा सुरक्षित था। सफलता की पहली लहर। दोपहर के 2 बजे तक बैंक के अंदर एक चमत्कार हो चुका था। जहां सुबह पत्थरबाजी हो रही थी, वहां अब लंबी कतारें लगी थीं, पैसे निकालने के लिए नहीं, बल्कि बैंक के नए इक्विटी बॉन्ड्स खरीदने के लिए। आर्यन की पीपुल्स बैंक की अवधारणा ने लोगों के भीतर स्वामित्व ओनरशिप का भाव जगा दिया था। मिस्टर खन्ना अपने केबिन में बैठे डेटा देख रहे थे। आर्यन, हमने पिछले 4 घंटों में 150 करोड़ का नया निवेश हासिल किया है। और जो रिकवरी तुमने सिंघानिया की गुप्त संपत्तियों से करवाई है, उससे अगले 48 घंटों में हमारे पास 400 करोड़ की लिक्विडिटी होगी। हम बच गए, बैंक बच गया। खन्ना की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्यन को गले लगाना चाहा, लेकिन आर्यन थोड़ा पीछे हट गया। साहब, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बैंक की तिजोरी तो भर गई, लेकिन उन लोगों के घाव अभी भरे नहीं हैं जिन्हें आपके गार्ड्स ने गेट से धक्का दिया था, आर्यन ने विनम्रता से कहा। सिंघानिया का आखिरी वार। जेल की सलाखों के पीछे से भी सिंघानिया के संपर्क खत्म नहीं हुए थे। उसे पता चल चुका था कि बैंक अब उसके हाथ से निकल गया है। उसने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने शहर के सबसे भ्रष्ट नेता और अंडरवर्ल्ड के कुछ गुर्गों को संदेश भेजा। अचानक बैंक के बाहर खड़ी भीड़ के बीच कुछ अज्ञात लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। अफवाह फैला दी गई कि ये सब एक नाटक है, आर्यन और मैनेजर मिलकर जनता का पैसा लेकर भागने वाले हैं। भीड़ फिर से उग्र होने लगी। बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस बल कम पड़ रहा था। विजय राणे ने आर्यन को फ़ोन किया। आर्यन, स्थिति हाथ से निकल रही है। कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बाहर मत आना, वे तुम्हें निशाना बना सकते हैं। मैदान में वापसी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पता था कि अगर आज वह छुप गया तो सच्चाई हमेशा के लिए हार जाएगी। उसने अपना वही पुराना फटा बोरा उठाया और बैंक के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। आर्यन, कहाँ जा रहे हो? बाहर मौत खड़ी है, मिस्टर खन्ना ने चिल्लाकर कहा। साहब, जब मैं कचरा चुनता था तब लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि इसी कचरे से समाज की सफाई कैसे होती है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। आर्यन बैंक के गेट पर खड़ा हो गया।
उसके सामने जलती हुई गाड़ियां और हाथ में पेट्रोल बम लिए कुछ गुंडे थे जो भीड़ को उकसा रहे थे। जैसे ही गुंडों ने आर्यन को देखा, उन्होंने उसकी ओर पत्थर फेंके। एक पत्थर आर्यन के माथे पर लगा और खून की एक पतली धार उसके चेहरे पर बहने लगी। लेकिन वह हिला नहीं। उसने अपना बोरा खोला और उसमें से कुछ निकाला। लोग समझे शायद कोई हथियार होगा, लेकिन आर्यन के हाथ में हजारों छोटे छोटे लिफाफे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, इन लिफाफों में उन सफाई कर्मचारियों, मजदूरों और विधवाओं के पासबुक हैं जिनका पैसा सिंघानिया ने अपनी ऐयाशी में उड़ा दिया था। आज इस बैंक ने सबसे पहले इनका भुगतान किया है। अगर तुम इस बैंक को जलाना चाहते हो तो पहले इन गरीबों की उम्मीदों को जलाओ। भीड़ अचानक थम गई। आर्यन ने एक लिफाफा पास खड़ी एक बूढ़ी महिला को दिया जो सुबह से रो रही थी। उसने लिफाफा खोला, अंदर उसके पूरे जीवन की जमा पूंजी का चेक था, साथ ही बैंक की हिस्सेदारी का सर्टिफिकेट भी। महिला की चीख निकल गई, मेरा पैसा मिल गया। बेटा, तू तो फरिश्ता है। धीरे धीरे पूरी भीड़ का गुस्सा ठंडे पानी की तरह शांत होने लगा। जो गुंडे दंगा भड़का रहे थे वे अब अलग थलग पड़ गए थे। आम जनता ने ही उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करना शुरू कर दिया। अंतिम सस्पेंस। शाम ढलते ढलते बैंक एक किले में बदल गया था, अन्याय के खिलाफ जीत का किला। आर्यन थककर बैंक की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक बड़ी काली मर्सिडीज बैंक के सामने रुकी। गाड़ी से एक वृद्ध व्यक्ति उतरा जिसके पीछे दसियों अंगरक्षक थे। उसे देखते ही मिस्टर खन्ना के पैर कांपने लगे। यह मिस्टर जोसेफ थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन के भारत प्रमुख और देश के सबसे बड़े बैंकिंग रेगुलेटर। जोसेफ सीधे आर्यन के पास पहुंचे। उन्होंने आर्यन के खून से सने चेहरे और उसके फटे कपड़ों को देखा। पूरी भीड़ सांस रोककर देख रही थी कि अब क्या होगा। जोसेफ ने अपनी जेब से एक सोने का पेन निकाला और आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आर्यन, मैंने सुना है कि तुमने बिना किसी डिग्री के वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री नहीं कर पाए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने आज एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है? आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। कौन सा कानून, सर? जोसेफ के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तुमने असंभव को संभव करने का कानून तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मिस्टर जोसेफ की बातों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। सजा शब्द सुनते ही मिस्टर खन्ना और विजय राणे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जोसेफ ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। जोसेफ ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी सजा यह है आर्यन कि अब तुम इस शहर की गलियों में कचरा नहीं चुन सकोगे। तुम्हें अब इस देश की आर्थिक नीतियों की गंदगी साफ करनी होगी। मैं तुम्हें नेशनल बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी का मानद सलाहकार ऑनररी एडवाइजर नियुक्त करने का प्रस्ताव देता हूं। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक तालियों की गूंज से आसमान गूंज उठा। जिस लड़के को कल तक लोग छूने से कतराते थे, आज देश का सबसे बड़ा बैंकिंग दिग्गज उसे अपने साथ मंच पर खड़ा देख रहा था। सिंघानिया का अंतिम खेल और सत्य का प्रहार। लेकिन कहानी का अंतिम मोड़ अभी बाकी था। जेल में बंद सिंघानिया ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर एक आखिरी कानूनी दांव खेला था। उसने आर्यन पर डेटा चोरी और बैंक के गोपनीय दस्तावेजों को अवैध रूप से कब्जे में रखने का केस दर्ज करवा दिया था। जैसे ही जोसेफ ने आर्यन को सम्मानित करना चाहा, कोर्ट का एक अफसर वारंट लेकर पहुंच गया। माफ कीजिएगा, लेकिन आर्यन को गिरफ्तार करना होगा। इन पर बैंक के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप है। सिंघानिया के वकील ने दावा किया कि आर्यन को जो फाइलें मिली थीं वे चोरी की गई थीं, न कि कूड़े से मिली थीं। आर्यन शांत खड़ा था। उसने विजय राणे की ओर देखा और सिर हिलाया। राणे ने बैंक के बड़े प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले किया। ये वीडियो उन सीसीटीवी कैमरों का था जिन्हें सिंघानिया ने खुद लगवाया था, लेकिन उनका एक्सेस आर्यन ने हैक कर लिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सिंघानिया के ही आदमी रात के अंधेरे में उन फाइलों को कचरे के ट्रक में लोड कर रहे थे ताकि सबूत मिटाए जा सकें। आर्यन ने उन्हें चुराया नहीं था, बल्कि नष्ट होने से बचाया था। इतना ही नहीं, आर्यन ने उस बोरे से एक आखिरी दस्तावेज निकाला, एक वसीयत। ये वसीयत उस बुजुर्ग की थी जिसने इस बैंक की नींव रखी थी। उसमें स्पष्ट लिखा था कि यदि कभी बैंक का प्रबंधन भ्रष्ट हो जाए तो बैंक की कमान उस व्यक्ति को दी जाए जो इसके सबसे छोटे खाताधारक के हितों की रक्षा करे। एक नया युग, आर्यन फिनटेक। आर्यन ने बैंक की नौकरी स्वीकार नहीं की। उसने मिस्टर जोसेफ से कहा, सर, सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा उद्देश्य पद पाना नहीं बल्कि सिस्टम बदलना है। आर्यन ने अपनी खुद की एक संस्था शुरू की, द रद्दी प्रोजेक्ट। यह एक ऐसी फिनटेक कंपनी बनी जो कचरा बीनने वालों, छोटे मजदूरों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के डेटा को क्रेडिट स्कोर में बदलती थी ताकि उन्हें भी बैंक से सम्मानजनक लोन मिल सके। उसने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी महंगी यूनिवर्सिटी की डिग्री का मोहताज नहीं होता। ज्ञान उस अनुभव में है जो संघर्ष से तपकर निकलता है। उपसंहार, धूल से सितारों तक। 1 साल बाद ग्लोबल एलायंस बैंक का नाम बदलकर जनशक्ति बैंक रख दिया गया। बैंक के मुख्य द्वार पर अब किसी गार्ड की लाठी नहीं बल्कि एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके चरित्र से होती है।
आर्यन आज भी उसी बस्ती में जाता है, लेकिन अब उसके कंधे पर बोरा नहीं बल्कि एक लैपटॉप बैग होता है। वह उन बच्चों को पढ़ाता है जो कचरा बीनते हैं। वह उन्हें सिखाता है कि जिस कूड़े को दुनिया फेंक देती है उसमें अक्सर भविष्य की चाबी छिपी होती है। सिंघानिया आज भी सलाखों के पीछे है, अपनी दौलत की राख गिन रहा है। और आर्यन उस चमकते हुए सूरज की तरह है जिसने ये साबित कर दिया कि काबिलियत को लिबास की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक अवसर और अटूट धैर्य की तलाश होती है।